नेक्स्ट टॉपिक बोहर्स एटॉमिक मॉडल या इसको थ्योरी कहे तो ये जितने भी मॉडल्स हैं ये असल में थ्योरीज हैं जो एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल कब दिया था? 1911 में। उसके 2 साल बाद 1913 में नील बोहर इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया है। जो ऑब्जेक्शंस थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे, खासकर जो लाइन स्पेक्ट्रम को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, तो ये जो मॉडल है ये लाइन स्पेक्ट्रम और एटम की स्टेबिलिटी दोनों को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। तो जो 2 डिफेक्ट्स हमने पढ़े थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, उसमें एक तो ये था कि एटम को कोलैप्स होना चाहिए और दूसरी बात क्या थी कि लाइन स्पेक्ट्रम देना चाहिए एटम को। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम को क्या करता है? ये बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करता है। अब इसके जो थ्योरी है, मॉडल है, इसको पोस्टुलेट की फॉर्म में क्या करते हैं? देखते हैं। पोस्टुलेट क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है, उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में, पॉइंट की फॉर्म में उसको क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल को भी आपने किस फॉर्म में लेना है? पोस्टुलेट की फॉर्म में लेना है। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट है बोहर एटॉमिक मॉडल का, इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करते हैं? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में। इन सर्कुलर पाथ्स को नाम देते हैं ऑर्बिट्स, दूसरा नाम इनका है शेल्स, तीसरे नाम इनके हैं एनर्जी लेवल्स। तो इनको कितने नाम देंगे? 3 नाम। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होते हैं? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स, सर्कल फॉर्म में फिक्स्ड होते हैं। वो साइज उनका इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, जो साइज है वही होगा। बोहर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कहा था कि क्लासिकल फिजिक्स वाले ने क्या कहा था कि एनर्जी कम होते होते उसके साइज को डिक्रीज होते होते आके न्यूक्लियस में उसको क्या करना चाहिए? गिरना चाहिए। लेकिन इस मॉडल के मुताबिक बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इन पाथ्स को नाम देते हैं ऑर्बिट, शेल्स या एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल इसलिए कहते हैं कि इस एक शेल की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। जब इलेक्ट्रॉन इस शेल में होगा तो एनर्जी उसकी क्या होगी? सेम होगी। दूसरे की इससे डिफरेंट होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जितने इस शेल में होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? उसमें सेम होगी। इसलिए इन ऑर्बिट्स और शेल्स को क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो ये पहला पोस्टुलेट है बोहर एटॉमिक मॉडल का। दोबारा देखें, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होते हैं? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इन सर्कुलर पाथ्स को क्या नाम देते हैं? ऑर्बिट्स, शेल्स या एनर्जी लेवल। ये पहला पोस्टुलेट है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स। These paths are called orbits, shells or energy levels. इनको या ऑर्बिट कहते हैं या शेल कहते हैं या क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल कहते हैं। पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट, इस किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी वेरी करती है डायरेक्टली टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। एनर्जी और डिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब है? यानी न्यूक्लियस से जितना इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा होगा, एनर्जी उसकी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। न्यूक्लियस के करीब अगर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जितना इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा उतनी ही उसकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीज डायरेक्टली टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। द फर्दर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इट हैज। जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा न्यूक्लियस से उतनी उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। जितना इलेक्ट्रॉन नजदीक होगा न्यूक्लियस के उतनी उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है? जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी वेरी करती है डायरेक्टली। कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब एनर्जी बढ़ेगी डिस्टेंस जब बढ़ेगा, एनर्जी कम होगी डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीज डायरेक्टली टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से डिस्टेंस
जितना दूर जाएगा एनर्जी ज्यादा होगी, डिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ने से जितना करीब आएगा एनर्जी उतनी ही कम होगी डिस्टेंस के कम होने से। तो ये दूसरा मॉडल पास्टुलेट है किसका, बोहर एटॉमिक मॉडल का। क्लियर है, समझ में आ रहा है? जितना न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन होगा एनर्जी उतनी उसकी कम होगी, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा एनर्जी उसकी उतनी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। The energy of electron varies directly to its distance from the nucleus. The further the electron from the nucleus, the more energy it has. तो अब बताएं, एक इलेक्ट्रॉन इस शेल में मौजूद है, दूसरा इस शेल में मौजूद है, तीसरा इस शेल में मौजूद है। इनमें सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सबसे ज्यादा किसकी होगी एनर्जी, किसकी होगी, क्यों? क्योंकि सेकंड पास्टुलेट कहता है कि एनर्जी और डिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप है न्यूक्लियस से, डायरेक्ट। जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतनी एनर्जी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, जितना नजदीक होगा उतनी एनर्जी उसकी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद थर्ड पास्टुलेट, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व उस वक्त करेगा किसी शेल में जब उसकी एंगुलर मोमेंटम, कौन सी चीज, एंगुलर मोमेंटम, किसे कहते हैं मोमेंटम, आपने फिजिक्स में कहीं पढ़ा होगा या साइंस में कहीं, मोमेंटम किसे कहते हैं, हरकत को कहते हैं, या इसको अगर आप प्रॉपर डिफाइन फिजिक्स में शायद आपने नहीं पढ़ा है, आप इस टॉपिक पे पहुंच जाएंगे होंगे। तो मोमेंटम कहते हैं इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये किसके इक्वल होता है, मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। मसलन ये मार्कर है, इसका पार्टिकल क्या होगा, मास, इसको मैं फेंकता हूं तो ये जो जिस वेलोसिटी से ये जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो और इसका कितना मास है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, मोमेंटम। क्या कहेंगे, मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी पार्टिकल जब मूव करता है तो उसका मास और वेलोसिटी होगी, उन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस प्रोडक्ट को क्या नाम देते हैं, मोमेंटम कहते हैं। क्या कहेंगे, मोमेंटम। जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तब भी मोमेंटम ज्यादा होगा, या मास ज्यादा होगा तब भी उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। एक चीज बढ़ने से प्रोडक्ट में दूसरी चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो प्रोडक्ट इज द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इस मोमेंटम को नाम देते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। यानी तो सीधी जाए कोई चीज, उस मोमेंटम, उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या नाम देते हैं, लीनियर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कल में, किसमें रिवॉल्व करता है, सर्कल में। तो एक इसका मास होगा, दूसरी इसकी वेलोसिटी होगी, इन दो को मल्टीप्लाई करने से क्या बना इनका, मोमेंटम। लेकिन जो सर्कल में मूव करता है जहां, और वो सर्कल जहां से वो मूव करता है सेंटर से, उसमें एक एंगल बनेगा और वो रेडियस बनेगा। उस डिस्टेंस को न्यूक्लियस से यहां तक के डिस्टेंस को क्या नाम देंगे, रेडियस। तो अब इस मोमेंटम को जो सर्कल में मूव करता है उसमें उसके साथ मास, वेलोसिटी और एक और चीज भी ऐड करते हैं, दैट इज रेडियस। क्या ऐड करते हैं, रेडियस। या उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन तीन चीजों को मिला के इसको नाम देते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। यानी जो सीधे जाता है कोई चीज, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कौन सा मोमेंटम कहलाएगा, लीनियर। अगर वो क्या करता है, सर्कल में मूव करता है, तो मास वेलोसिटी के साथ आप रेडियस या डिस्टेंस भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मोमेंटम को क्या नाम देंगे, एंगुलर मोमेंटम। क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, mvr। किसके इक्वल होगा, mvr। तो एंगुलर मोमेंटम तीसरा जो पास्टुलेट कहता है, इस पास्टुलेट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन हमेशा उन शेल्स में रिवॉल्व करेगा। अहम है, इसको समझने के लिए समझिए। उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिनकी एंगुलर मोमेंटम h डिवाइडेड बाय 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में हो। इसके क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल में। अब इसमें क्या है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। इसकी क्या है, यूनिट है। तो वैल्यू इसकी है। तो अब इस कांस्टेंट को क्या नाम देते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। 2 क्या है, एक नंबर है, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। 2 एक नंबर है। अब 2 वैल्यू इसके आपने लिखी है तो ये नंबर भी अब क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। और पाई ये भी क्या है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 या 22 डिवाइडेड बाई 7।
तो इसको आप जानते हैं। तो इसमें सारे टर्म्स क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, ये सारे क्या हो गए, कांस्टेंट। h प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 नंबर कांस्टेंट और पाई की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट। तो ये सारे टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो इसकी एक पार्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू आएगी, सपोज करें वो वैल्यू क्या है, x है, उसको क्या नाम देते हैं, x नाम देते हैं। अब हमेशा इलेक्ट्रॉन उन शेल्स में रिवॉल्व करेगा जिनकी एंगुलर मोमेंटम इस h डिवाइडेड बाई 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में हो। किसमें हो, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है कि इसको अगर आप पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से सपोज करें वो वैल्यू हमारे पास x है, तो 1x आएगा, 2x आएगा, 3x, 4x एंड सो ऑन। तो अब देखें ये जो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है उस वैल्यू को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो एक वैल्यू आएगी। तो उस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रॉन हमेशा किस शेल में रिवॉल्व करेगा, फर्स्ट शेल में, क्योंकि फर्स्ट शेल के लिए जो नंबर है वो क्या होता है, 1 होता है, इनकी वैल्यू क्या होती है, 1। इसी तरह दूसरे शेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2। तो इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो किसके लिए होगा, दूसरे शेल के लिए। किसके लिए होगा, दूसरे शेल। अब इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा, यानी जो 0.5 ले लें या 1.5 ले लें तो वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा, बल्कि 1, 2, 3 इन नंबर से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने जाना है। तो इसको क्या नाम देते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, किस शेल में मौजूद होगा, फर्स्ट शेल में। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस कांस्टेंट वैल्यू को तो किस शेल में होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस शेल में होगा, 3। बास बुक में इसको इसलिए भी लिखा है कि ये एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल की बजाय क्या लिखा है, इक्वल। इक्वल के साथ उन्होंने क्या लगाया, NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। क्या लिखा है, NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो इसमें इक्वल को हटा के n लगाया, तो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल है। क्या है, नंबर ऑफ शेल। हम आगे इसको पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू पहले शेल के लिए 1 होती है, दूसरे शेल के लिए 2, तीसरे शेल के लिए 3, चौथे शेल के लिए 4 एंड सो ऑन। तो अब देखें इक्वल का है तो NH डिवाइड बाई 2 पाई लगाना है, इंटीग्रल मल्टीपल का है तो h डिवाइड बाई 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब n है, इस n वैल्यू से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। या इक्वल का है तो NH डिवाइड बाई 2 पाई। n क्या है, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ शेल है। पहले शेल के लिए इसकी वैल्यू 1, दूसरे शेल के लिए इसकी वैल्यू 2, तीसरे शेल की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो ये तीसरा पोस्टुलेट है बोहर एटॉमिक मॉडल का। दोबारा देखें, इलेक्ट्रॉन हमेशा उन शेल्स में रिवॉल्व करेगा जिनकी कौन सी चीज, एंगुलर मोमेंटम। कौन सी चीज, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमने देखा वो क्या है, इसके मास, वेलोसिटी और रेडियस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम। इंटीग्रल मल्टीपल में हो, किसमें हो, इंटीग्रल मल्टीपल। किसके, h डिवाइडेड बाई 2 पाई के। इसमें h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकंड। ये नंबर आपने याद करना है, अहम कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और उसके बाद 2 नंबर कांस्टेंट है और पाई क्या है, 3.14। तो ये सारी जो वैल्यू आ गई क्या हो गई, कांस्टेंट। इसके साथ क्या लगाना है, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 1, 2, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वे जो वैल्यू आएगी उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, उनसे और कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। तो ये तीसरा अहम पोस्टुलेट है बोह्रस एटॉमिक मॉडल का कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस in those orbits for which the angular momentum is integral multiple of h divided by 2 pi. Electron revolves only in those shells for which the angular momentum is integral multiple of h divided by 2 pi, where h is Planck's constant and its value is 6.626 multiplied by 10 minus 34 joule second. क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। ये था तीसरा पोस्टुलेट। उसके बाद जो फोर्थ पोस्टुलेट है बोह्रस एटॉमिक मॉडल का, उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन जब एक ही शेल में है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही शेल में है। मसलन अगर वो पहले शेल में है, या वो किस शेल में है, दूसरे में है, या वो किस में, तीसरे में, या वो चौथे में, तो इलेक्ट्रॉन जब तक एक ही शेल में है ना वो लाइट इमिट करेगा, ना वो लाइट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लाइट या एनर्जी दोनों ले सकते हैं, लाइट और एनर्जी। तो जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में है वो न तो लाइट और एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, ना वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मूव कर रहा है, कभी भी वो क्या करेगा, ना एनर्जी इमिट करेगा ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन इन अ सेम शेल neither emits energy nor
एब्जॉर्ब्स एनर्जी। तो ना वो एनर्जी इमिट करेगा, ना वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब ये देखिए यहाँ आके रदरफोर्ड से क्या हुआ, क्लासिकल फिजिक्स से डिफरेंट हुआ। उन्होंने कहा था कि चार्ज पार्टिकल मूव करते हुए एनर्जी क्या करनी चाहिए, कंटिन्यूअसली इमिट करनी चाहिए। तो कंटिन्यूअस इमिट करते करते उसको शेल में आके क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए। एटॉमिक के स्ट्रक्चर को क्या होना चाहिए, कोलैप्स होना चाहिए। लेकिन इसने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में है, वो ना तो एनर्जी इमिट करेगा, ना वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसको नाम देते हैं, ये क्या है, फोर्थ पास्टुलेट। इसलिए जब एक शेल में एनर्जी ना इमिट करेगा, ना एब्जॉर्ब करेगा, तो उसकी एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो उसी शेल में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ये चौथा पास्टुलेट है, जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में है, ना तो वो लाइट इमिट करता है, ना वो लाइट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कब इमिट या एब्जॉर्ब करता है, वो इमिट उस वक्त करेगा जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर शेल में आए। कहां से कहां आए, हायर से लोअर शेल। मतलब सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये फर्स्ट शेल है, तो जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ जाए, सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल में आ जाए, तो उस वक्त वो लाइट क्या करेगा, इमिट करेगा। क्या करेगा, इमिट करेगा। अब जब लोअर से हायर में जाएगा, मतलब ये कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल, यहां से सेकेंड शेल या थर्ड शेल में जाए इलेक्ट्रॉन, उस वक्त क्या करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि हायर शेल की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, लोअर की क्या होती है, कम होती है। जब उसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जितनी एनर्जी उससे हायर शेल की उसको मिलेगी, तो वो इस शेल में नहीं रहेगा, फौरन जंप करके किस में जाएगा, दूसरे शेल में। अब दूसरे शेल में मौजूद है, उसको तीसरे शेल की एनर्जी मिलती है, जब ऑब्जर्व करता है वो दूसरे में नहीं रहेगा, वो कहां जाएगा, तीसरे में जाएगा। तो जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में है, ना वो एनर्जी इमिट करता है, ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कब करता है इमिट या एब्जॉर्ब, जब वो लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके जाएगा। जब हायर से लोअर में आएगा तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी, वही एनर्जी वो क्या करेगा, दोबारा इमिट करके आएगा। तो इलेक्ट्रॉन उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करता है जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा। लोअर से हायर में जाएगा तो क्या करेगा, लोअर से हायर में जाएगा तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब या इमिट करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हायर से लोअर में आएगा तो क्या करेगा, इमिट करेगा। शाबाश। इसीलिए ये लाइट स्पेक्ट्रम देता है। इसीलिए क्या देता है, लाइट स्पेक्ट्रम। हमने कहा था कि एटम कौन सा स्पेक्ट्रम देता है, लाइट स्पेक्ट्रम। तो जब क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा तो एक क्या आएगा, गैप आएगी। जब इमिट करेगा तो वो एनर्जी क्या होगी, एक लाइन के फॉर्म में शो होगी। फिर उसके बाद ब्रेक आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करता रहता है। फिर दोबारा वो क्या करेगा, लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। तो इस तरह एक लाइन के फॉर्म में एनर्जी आती है। तो इसलिए एटम कौन सा स्पेक्ट्रम देता है, लाइट स्पेक्ट्रम देता है। कौन सा स्पेक्ट्रम देगा, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसलिए देना चाहिए था क्योंकि वो कंटीन्यूअसली मूव करने से एनर्जी कंटीन्यूअसली इमिट होनी चाहिए। लेकिन नील बोहर ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअसली एनर्जी इमिट नहीं करता, बल्कि जब तक एक ही शेल में है कोई एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब लोअर से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, उसमें एक डार्क बैकग्राउंड आएगा। फिर दोबारा जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, तो ब्राइट लाइन आ जाएगी। तो इसलिए जो एटम है वो कौन सा स्पेक्ट्रम देता है, लाइन स्पेक्ट्रम देता है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं देता। तो ये पास्टुलेट हमने शुरू में कहा कि ये लाइन स्पेक्ट्रम को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो नेक्स्ट ये पास्टुलेट चौथा क्या है, जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में है, ना वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ना वो लाइट इमिट करेगा। कब एब्जॉर्ब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा। कब इमिट करेगा, जब हायर से लोअर में आएगा। तो नेक्स्ट जो पास्टुलेट है, अब इनके दरमियान डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या होगी, इज इक्वल टू E2 माइनस E1 के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, E2 माइनस E1। अब E2 क्या है, इज द एनर्जी ऑफ हायर शेल। E2 क्या है, एनर्जी ऑफ हायर शेल है। E1 क्या है, एनर्जी ऑफ लोअर शेल। मसलन फर्स्ट शेल और सेकंड शेल में ले ले तो सेकंड शेल हायर है, फर्स्ट शेल क्या है, लोअर है। अगर फर्स्ट और थर्ड में ले लें तो फर्स्ट शेल क्या है, लोअर है, थर्ड शेल क्या है, हायर है। थर्ड शेल क्या होगा, हायर। तो जरूरी नहीं कि पहले को E1 दूसरे को E2 नहीं। फर्स्ट शेल जो है वो लोअर शेल को E क्या कहेंगे, 1 कहेंगे, हायर शेल को क्या कहेंगे, E2। सपोज मसलन हम यहाँ देते हैं, इसकी एनर्जी आपके पास कितनी है, अगर पहले शेल की 5 किलो जूल है, दूसरे शेल की आपके पास कितनी है, 10 किलो जूल। अब जो इनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, पहले और दूसरे शेल के दरमियान, तो आप E2 माइनस क्या करेंगे, E1 करेंगे। E2 आपके पास कितना है, 10 किलो जूल, और E1 कितना है, 5 किलो जूल। तो माइनस करेंगे तो कितना किलो जूल आएगा, 5 किलो जूल। तो अब इसका मतलब इन दो शेल्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना है, 5 किलो जूल। अब 5 किलो जूल का मतलब क्या है,
5 किलो जूल इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए इधर से इस शेल में जाने के लिए, सेकंड से थर्ड में जाने के लिए, और जब थर्ड से दोबारा फर्स्ट में आएगा तो उतनी ही एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो जो दो शेल के दरमियान डिफरेंस ऑफ एनर्जी है दैट इज रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई से, किसके इक्वल होती है, E2 माइनस E1। E2 इज द एनर्जी ऑफ लोअर शेल, E1 इज द एनर्जी ऑफ हायर शेल। दिस इज द मॉडल ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल या बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसके मुताबिक देखें, पहला शेल, उसके बाद न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, तो इसमें क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। बस अगर आप देखें अगर आप कोई एटम ले लें, सोडियम, क्या ले लें, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो 11 का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। दूसरे शेल में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी है, दूसरे शेल में कितने आते हैं, 8, 2, 4, 6 और 8 कितने हो गए, 10, कितना बचा, 1। तो ये किस शेल में जाएगा, तीसरे शेल में। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन बोहर स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट, कोई एलिमेंट दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा इसके लिए बोहर का स्ट्रक्चर क्या करें। तो न्यूक्लियस आपके पास प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी, 11, न्यूट्रॉन की तादाद कितनी होगी, 12। तो ये दोनों मिलकर इसका मास नंबर कितना होता है, 23। बाकी इलेक्ट्रॉन इस तरह शेल में मौजूद होंगे। तो ये है बोहर एटॉमिक मॉडल। दोबारा इसको देखें, 1913 में नील बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के जो ऑब्जेक्ट्स लगे थे उनको क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए उसके 2 साल बाद अपना मॉडल दिया। और कहते हैं कि रदरफोर्ड का क्या था, स्टूडेंट था। अब उसको मुख्तलिफ पास्टुलेट के फॉर्म में इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। पहला पास्टुलेट क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करता है। इन पाथ्स को ऑर्बिट्स शेल या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। दूसरा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्टेंस के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का, उसकी उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी, जितना कम होगा एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन हमेशा उन शेल्स पे रिवॉल्व करेगा जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम h डिवाइडेड बाय 2 पाई के क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल में हो। यहाँ जिसमें h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में है, ना वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा ना वो लाइट इमिट करेगा। उस वक्त एब्जॉर्ब करेगा जब लोअर से हायर में जाएगा, उस वक्त इमिट करेगा जब हायर से लोअर में आएगा। उन दो शेल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस E2 माइनस E1 के क्या होता है, इक्वल होता है। एक बार फिर देखें, in 1930 Neil Bohr proposed his atomic theory or atomic model to explain this formation of line spectrum. Following are the main postulates of Bohr's atomic model. First, electron revolves around the nucleus in fixed circular paths. These paths are called orbits. Shells are energy levels. These are called energy levels because the electrons in each shell have fixed energy. Second postulate, the energy of electron varies directly to its distance from the nucleus. The further the electron from the nucleus, the more energy it has. Third postulate, electron revolves only in those orbits for which the angular momentum is integral multiple of h divided by 2 pi, where h is Planck's constant and its value is 6.626 multiplied by 10 exponent -34 joule second. Fourth postulate, an atom neither or when an electron neither emits or absorbs light when present in the same shell. It absorbs energy when it goes from lower to higher shell. It emits energy when it comes from higher to lower shell. The difference of energy between two shells is given by delta E is equal to E2 minus E1, where E2 is the energy of higher shell and E1 is the energy of lower shell. This was the Bohr's atomic theory. These two topics are important topics in this chapter. The first one was Rutherford atomic model and the second one is Bohr's atomic theory.